मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे डायनामिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर वर्क एनर्जी, इम्पल्स एंड इम्पैक्ट। इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए, वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स, इम्पल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में फिर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे बाद में, यानी अगले चैप्टर की तरह से इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट से भी कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक है ना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। वर्क का मतलब होता है कार्य। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। और इम्पल्स का मतलब जो होता है बल आवेग। बल आवेग यानी बल का आवेग भी इसे बोला जाता है। चलिए, ये अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जो वर्क है, ये वर्क क्या होता है, यानी ये कार्य क्या होता है। चलिए आइए वर्क पर बात करते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य में जैसे कोई भी हमने एक क्या ले लिया, एक हमने कोई भी जो है बॉडी ले ली और उसमें हमने क्या ले लिया, कोई भी बॉडी ले ली और उस पर एक फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? एक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फोर्स लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सपोज कर लीजिएगा कि जो बॉडी हमने ले ली, एक ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास कोई भी बॉडी ले ली और बॉडी पर हमने क्या किया, बॉडी पर एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया। बॉडी पर जो फोर्स लगा दिया वो हमने किस डायरेक्शन में लगा दिया? इस डायरेक्शन में बॉडी पर एक फोर्स लगा दिया, ये इस डायरेक्शन में लगा दिया। और ये फोर्स हमने ले लिया एफ है, फोर्स ले लिया एफ है, ऐसे ले लिया। और ये बॉडी जो है, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के इस डायरेक्शन में पहुंच जाए। बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के कहाँ हो जाए? इस डायरेक्शन में पहुंच जाए। या आप इस डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो थोड़ा फिगर सही तरीके से आ जाएगा, जैसे आप लेना चाहते हैं वैसे, है ना। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा जैसे आप समझना चाहते हैं उस तरह से समझाएंगे तो थोड़ा सा फिगर अपोजिट जाएगा। तो मैं अपोजिट वाला ही ले लेता हूँ फिर। ठीक है, मैं अपोजिट वाला ही ले लेता हूँ फिगर। चलिए, ये मैंने कहा कि ये आपके पास कोई बॉडी है, पार्टिकल है, और यहाँ पर ये आपके पास ग्राउंड है और इस पर बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया। इस तरह से मान लीजिए फोर्स लगाया, या यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगा दिया आपने, कोई सा भी एक फोर्स लगा दें, जिसे हम एफ से डिनोट कर देते हैं। एफ से हमने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। ये फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगाया हमने एफ। या थोड़ा सा और इसे एफ को आगे तक कर दीजिए, इस एफ को थोड़ा सा और आगे तक कर दीजिए, जिससे कि हमें जितनी बड़ा फिगर लेना होगा उतना हो जाएगा। ये फोर्स हमने ले लिया एफ। अब इस पर फोर्स हमने ऐसे लगाया था, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बॉडी इधर से डिस्प्लेस्ड होकर के कहाँ पर आ गई? ये यहाँ आ गई। बॉडी यहाँ पर आ गई। तो ये बॉडी हमने कहा कि जो डिस्प्लेस्ड हो गई यहाँ पर, ये बॉडी हो गई आपकी डी। डिस्प्लेस्ड हो गई बॉडी, वो कितनी हो गई? ये डी बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? फोर्स से लगाया था, तो जो वर्क होता है, वर्क को हम क्या करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसे वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है फोर्स, ये होता है फोर्स। और इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा और कहाँ पर होगा? ये अलोंग फोर्स, अलोंग फोर्स, यानी जो फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिएगा, यदि यहाँ से हमने मान लिया कि ये एंगल हमारे पास थीटा है, अब यदि इस पर वर्क डन हम निकालेंगे तो वर्क डन, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? वर्क डन के लिए निकालेंगे तो फोर्स तो हमने ले लिया एफ, फोर्स तो ले लिया एफ। अब फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फोर्स तो इस दिशा में लगा हुआ था, तो इस दिशा में इसका डिस्प्लेसमेंट लेने का मतलब जो इसका है, ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में जो है इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हम कहेंगे। डी हमारे पास ये है। अब इस डी से इस पर हम क्या डाल दें? परपेंडिकुलर डाल दें। डी से इस पर क्या डाल दें? ये परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इधर और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इस जो डी डिस्प्लेसमेंट है इसका, इसके अलोंग यदि हम कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉस ऑफ थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक होगा डी कॉस ऑफ थीटा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये लगेगा डी कॉस ऑफ थीटा।
लेकिन एफ भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है, इसीलिए यदि इसे लिखा जाए तो हमने वेक्टर में क्या लिखा था, हमने कहा था डब्ल्यू को लिखा जा सकता है एफ डॉट डी, इसे लिखा जा सकता है एफ डॉट डी। यदि यहीं पर हम इसको ये कहें कि यदि ये स्मॉल पार्ट की बात करें कि ये स्मॉल पार्ट यहाँ पर डी कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें, है ना, एफ डॉट डी आर की बात कर दें, एफ डॉट डी आर के फॉर्म में बात कर दें, तब हम क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लें तो हम इसे छोटे से वर्क से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे यदि हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एफ और डॉट हो जाएगा डी आर, एफ डॉट डी आर, यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लें इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से यदि इसी को हम वर्क डन, पूरा टोटल वर्क डन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर हो गया या एफ डॉट डी एक्स हो गया, जो भी जिस फॉर्म में लेना चाहेंगे, या कहीं की एफ डॉट डी एस, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर देते हैं तो वो एफ डॉट डी एस के फॉर्म में हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। लेकिन फिलहाल में उस पर तो हम ये स्मॉल वाले पर नहीं चल रहे, हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं जहाँ से हम लोग लेकर के चल रहे थे। यहाँ पर अब हम देखेंगे थीटा की अलग अलग वैल्यूज हैं, थीटा की यहाँ पर क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं। एक थीटा हमारा क्या हो रहा है, एक थीटा हो सकता है कि जो जीरो, जो यदि इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, फोर्स की भी सेम वही डायरेक्शन आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो जाए, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहीं पर हम लोग लेते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं, और केस फर्स्ट में हमने आपसे ये कहा कि इफ हमने कहा कि थीटा की वैल्यू जीरो है और थीटा की वैल्यू जीरो होगी, देन तब जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी होगा, और ये वर्क डन होगा, ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, कॉस जीरो की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, बाकी का 1 से सब वैल्यूज कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये वर्क डन जो मैक्सिमम होगा वो किस पर होगा, थीटा इक्वल टू जीरो पर। अब सेकंड केस पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड केस में अब हमने कहा कि इफ यदि थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी है, थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी है और 90 डिग्री से यानी पाई बाई 2 से छोटी है, देन तो जो वर्क डन होगा ये होगा आपके पास पॉजिटिव, वर्क डन जो होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से यहाँ पर अब हमने ले लिया, अब यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, नीचे जीरो पर था, उसके बाद में देखिएगा फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव है यहाँ तक। और यहाँ पर केस थर्ड पर हम लोग बात करते हैं, केस थर्ड पर बात करते हैं, यहाँ पर कहा कि इफ थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, देन जो वर्क डन हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी तरह से अब यहाँ से हम पाई बाई 2 से क्या करेंगे, बड़ा की बात, ये पाई बाई 2 से बड़ा एंगल ले लेंगे। अभी हम जो ये जीरो हो रहा है इस पर भी कुछ चर्चाएं करेंगे, चर्चा इसलिए करेंगे कि जैसे एक अक्सर एग्जाम्पल आप लोग बताते हैं, है ना, जब पढ़ाते हैं, जो भी है फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे या उसको पर मैथ पढ़ा रहे होंगे, जो भी आप पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर आप अक्सर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों को कि बेटा जब इस तरह से था कुली, है ना, कुली और किसी यात्री का जो कुली अपना वेट लेकर के चलता है, वेट कहाँ रखता है, सर पर चलता है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लेते हैं, है ना, होता है, तो किस तरह से वहाँ पर जो है ये वर्क डन जीरो की बात कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान नहीं देते, हमने यहाँ पर कहा जब फोर्स लगता है और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, तो क्या जो फोर्स जो नीचे की ओर आ रहा है उससे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, भाई वो वहीं पर खड़ा हुआ है ना, तो वो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया फोर्स लग जाता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया फोर्स लगता है, और आगे लगाने के लिए उसमें और भी आपको अलग से वो करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब ऊपर से ये चलता है तो चलने के बाद में अब आपने पढ़ रहा है वर्चुअल वर्क, जो यहाँ पर छोटी सी जो भी वेट आपके ऊपर रख दिया जाए तो कुछ न कुछ जो भी होंगे, है ना, ऐसे दबा दिया जाए तो कुछ न कुछ इसमें क्या हो जाता है, इसमें चेंजिंग हो जाती है, माइन्यूट चेंजिंग, है ना, जो वर्चुअल वर्क में पढ़ते हैं आप, बहुत माइन्यूट चेंजिंग की बात करते हैं वहाँ पर।
और माइन्यूट चेंज होते हैं तो वही क्या होता है, आभासी कार्य। तो फिर उसको ये दे करके पैसा दिया गया कि उसने कितने वर्क का आभासी किया है, उसने कितना आभास किया है वर्क का, उसका पैसा दो, जो वर्क उसने किया या उसे जाने दो, लेकिन उसने जो आभास किया है, क्योंकि आभासी कार्य वहीं से उत्पत्ति हुई होगी जहां तक मुझे लग रहा है, या कुछ और रहा होगा। लेकिन जब आभासी कार्य की बात आई होगी तो जब ये कुली वाली और पैसेंजर्स वाली प्रॉब्लम आई होगी उसी समय आभासी कार्य की भी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी का क्या हुआ होगा अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वहीं से हुई होगी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग केस किस पर बात करते हैं, अगले केस पर बात करते हैं। यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू हम क्या ले लें, पाई/2 से बड़ी और पाई से छोटी। तो यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं थीटा की वैल्यू केस फोर्थ में। केस फोर्थ में आपने ले लिया कि इफ पाई/2 से थीटा कैसा है, बड़ा है, और ये पाई से छोटा है, और ये पाई से छोटा है, तब इस पर हम लोग जो है बात करेंगे, तब इस पर हम लोग बात करेंगे देन तब हम लोग इस पर बात करेंगे जो W होता है, ये W क्या होता है आपका, नेगेटिव होगा। ये W आपका होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू इसके ऊपर जो हो जाती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केस फिफ्थ पर, केस फिफ्थ पर बात करेंगे। और ये केस फिफ्थ में है आपका, केस फिफ्थ में है आपका कि इफ थीटा की वैल्यू आपने ले ली पाई ले ली, थीटा की वैल्यू जो ले ली आपने वो क्या ले ली, पाई ले ली। और पाई पर जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, कॉस थीटा, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे देन तब जो ये W हो जाता है ये किसके इक्वल होगा, -f/d के इक्वल होगा, -f/d के इक्वल होगा। और ये जो आपके पास होगा ये कैसा वर्क डन होगा, मिनिमम वर्क डन होगा। यहाँ पर जो ये वर्क डन होगा ये कैसा वर्क डन होगा, मिनिमम वर्क डन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वर्क डन, हमने देखा यहाँ पर यदि इससे हम f को अलग फॉर्म में ले लें, यानी f जो वेक्टर है हमारा, एक हमारे पास क्या होगा, f वेक्टर है, dr भी वेक्टर लिया या d वेक्टर लिया आपने, d डिस्प्लेसमेंट, और dr लिया था तो स्मॉल एलिमेंट लिया था तो उसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिया था। अब यदि ये वेक्टर के फॉर्म में है तब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इफ यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हमने ये लिया था W इक्वल टू है ना, W इक्वल टू, यदि हमने आपसे ये कह रहे थे कि यदि कोई ये है यहाँ से लेकर के जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका यहाँ तक हुआ, यहाँ पर एक स्मॉल, ये हमने जो डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने क्या मान लिया, dr मान लिया, ये dr मान लिया। तब इसके लिए जो वर्क डन आपने लिया वो क्या लिया, यदि यहाँ से लेकर के हमने कहाँ तक लिया, a से b तक लिया, तो ये हो गया आपका पास इंटीग्रेशन ये से हो गया a से b तक, और ये हो गया यहाँ पर क्या, f.dr आप लेते हैं, ये लिया। अब यहाँ पर यदि हमने कहा कि इफ f इक्वल टू हमने कहा कि आपके पास ये f(x_i) यूनिट वेक्टर और प्लस f(y_j) यूनिट वेक्टर और प्लस f(z_k) यूनिट वेक्टर, ये है आपके पास में। और यहाँ से आपने क्या ले लिया, जो r वेक्टर है, r वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते थे, वो xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से यदि यहाँ से हम dr निकालेंगे तो dr आपका जो हो जाता है ये dxi यूनिट वेक्टर प्लस dyj यूनिट वेक्टर प्लस dzk यूनिट वेक्टर, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे। तो वर्क डन जब W की हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास A to B की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि इसे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, तो ये हो जाएगा हमारे पास f(x) dx होगा और प्लस f(y) dy होगा और प्लस f(z) dz होगा। ये आपका हो जाता है, ये x डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये z डायरेक्शन का कंपोनेंट हो रहा है, यानी जो फोर्स होता है उसके द्वारा। ये आपने ले लिया।
अब देखिएगा इस तरह से जो है ये हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। अब वर्क डन और भी यहाँ पर शो इसे कर देते हैं। शो किस तरह से कर देते हैं, W इक्वल टू, जैसे एक यहाँ पर जो वर्क डन है, कोई जैसे आप कर्व ले लें, है ना, जैसे सपोज कर लीजिएगा कि ये कर्व ले लिया आपने और कर्व पर यहाँ पर एकदम वर्क डन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, T यूनिट वेक्टर दिखा दिया। T यूनिट वेक्टर दिखा दिया जिस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ से ये हमने ले लिया, ये जो यहाँ से ले रहे हैं इसे हम क्या दिखा दें, DS दिखा दें। जो ये यहाँ पर ये आर्कुअल लेंथ है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट के डायरेक्शन में इसी को जो टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर देते हैं वो T यूनिट वेक्टर से हमने दिखा दिया, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वहाँ पर ऐसी शो की जाएगी। अब इस केस में जब W इक्वल टू की बात करते हैं, W इक्वल टू बात करते हैं, ये यहाँ से लेकर के आपने A से B तक लिया है इंटीग्रेशन, तब आप यहाँ से A से B करेंगे और ये हो जाएगा F हो जाएगा डॉट, और ये T यूनिट वेक्टर DS इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से F cos थीटा DS करके भी लिखा जा सकता है, और इसे लिखा जा सकता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन F cos थीटा और इंटू DS करके भी लिखा जा सकता है। चूंकि DS बनाएगा तो DS cos थीटा को आपने आगे ले लिया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये वर्क डन होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट ऑफ वर्क की। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क की बात करेंगे। तो देखिए यूनिट ऑफ वर्क क्या क्या होती है। यूनिट ऑफ वर्क की बात करेंगे, हम जानते हैं कि एक हमारे पास MKS सिस्टम होता है, एक CGS सिस्टम होता है, और एक आपके पास क्या होता है, FPS सिस्टम होता है। तो चलिए पहले CGS सिस्टम पर बात करते हैं। तो ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये CGS सिस्टम है, और इसमें जो वैल्यू होती है ये होता है G अर्ग्स। G अर्ग्स ये CGS सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, ये G अर्ग्स होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो कितनी है, 981 अर्ग्स, 981 अर्ग्स ये वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम सेंटीमीटर, या इसे G अर्ग्स लिख सकते हैं, या इसे 981 जो है अर्ग्स लिखा जा सकता है। ये इनमें रिलेशन भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये CGS है, ये किसमें है, CGS सिस्टम में है। इसी तरह से अब जो आपका होता है ये क्या होता है, MKS सिस्टम में हम लोग ले लेते हैं। MKS सिस्टम में आपका क्या है, 1 kg मीटर, 1 kg मीटर होता है, और ये जो यहाँ पर होता है ये होता है G जूल्स, G ये यहाँ पर होता है वो जूल्स होता है, और यहाँ पर जो G की वैल्यू ये है ये 9.8, और इसे लिखा जा सकता है जूल्स। 9.8 इसे क्या लिखा जाता है, जूल्स लिखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यह हमारे पास 1 फीट, यहाँ से हम 1 फीट, और ये 1 फुट पाउंड पर फोर्स की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका होता है इसे LBF से भी डिनोट किया जाता है, LBF इससे डिनोट किया जाता है, 1 फीट LBF, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, पाउंड बोला जाता है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 फुट, जिसे जो बोला जाता है ये 1 फुट पाउंड फोर्स, एक तरह से ये होता है 1 फुट पाउंड फोर्स, इसका मतलब ये हो गया पाउंड फोर्स, ये हो गया इसका मतलब। और LBF भी लिख दें या केवल LB लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LBF भी लिख सकते हैं, यहाँ पर केवल LB भी लिख सकते हैं, केवल LB, ठीक है। तो ये होता है आपके पास इक्वल टू G और फुट पाउंडल, ये FT ले लिया, पाउंडल POUNDAL पाउंडल्स, यहाँ पर पाउंड है, यहाँ पर पाउंडल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, पाउंड है वहाँ पर पाउंडल्स हैं। ये जो इक्वल होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 32.17। जो G की वैल्यू इसमें FPS सिस्टम में होती है वो कितनी होती है, 32.17, और ये हो जाएगी आपके पास फीट पाउंडल्स, ये हो जाएगी फीट पाउंडल्स। ये होगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं पावर की, कि पावर क्या होती है, यानी शक्ति क्या होती है। तो शक्ति के लिए जो होता है
ये जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है वो उसकी क्या होगी? एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी होगी। और यहाँ पर पावर की बात करते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज होता है वर्क, यानी जो कार्य करने की क्षमता का जो रेट है, कार्य करने की क्षमता का जो रेट है, रेट दर, यानी 1 सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, वो आपका क्या होता है? शक्ति होती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, पावर जो हो जाएगा P इक्वल टू, P से डिनोट कर देते हैं, और ये हो जाएगा dW अपॉन हो जाएगा dt, पावर P W अपॉन क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। और जब इसे लेते हैं तो किस में लेते हैं? वॉट में लेते हैं। किस में लिया जाता है? वॉट में लिया जाता है। और नहीं तो जूल पर सेकंड में ले लीजिए, जूल पर सेकंड में भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अभी इनके रिलेशन पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ से dW इक्वल टू लिया जाए, dW इक्वल टू लिया जाए तो कितना हो जाएगा? P dt हो जाएगा। dW लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? P dt हो जाएगा। अब यहाँ से यदि टोटल W की बात किया जाए तो W इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन P dt, ये आप इसे लिख सकते हैं P dt। अब यहाँ पर देखेंगे dt को, यदि dt को आप क्या लिखना चाहें, dt को यदि आप लिखना चाहते हैं, dt यानी dr से ऊपर नीचे इसे डिवाइड कर दीजिए, dr से ऊपर नीचे इसे क्या कर दें? ये डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से dr यहाँ पर लें, dr यहाँ पर लें, तो यहाँ से देखिएगा ये P dt हो गया यहाँ से dW इक्वल टू, और P dt हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ले सकते हैं dt, और बल्कि आप ऐसा करिए, इसको F dr अपॉन dt F इंटू बी में कन्वर्ट कर लीजिए, P को, पावर को कन्वर्ट कर लीजिए। तो W इक्वल टू यहाँ पर यदि लेना चाहें तो आप ये पावर को यदि लेना चाहें तो एक उसके फॉर्म में आप ऐसा करिए, W हम ले रहे हैं यहाँ से dr अपॉन dt के फॉर्म में ले लीजिए, F dr के फॉर्म में ले लीजिए यहाँ से, है ना। अभी हम यहाँ से देखिए इसको एक दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। देखिए ये हो गया dW इक्वल टू P dt हो गया, और dW की वैल्यू लेना चाहें तो कितना हो जाएगा? F dr ले सकते हैं आप, F dr भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप निकालना चाहें तो ये dW की जो वैल्यू हो रही है, ये F dr आप यहाँ से ले सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा P dt हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? P dt हो जाएगा। और P dt हो जाएगा तो यहाँ से dt को इधर ट्रांसफ़र कर दें, dt को आप इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा F dr अपॉन dt हो जाएगा, और इक्वल टू आपका क्या होगा? P होगा। और P की जगह पर यदि लिखने चाहें इसे, दिस इम्प्लाइज, तो ये P इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, यह क्या हो जाएगा? F इंटू वी हो जाएगा। P की जगह पर आप जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? F v लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब आप देखेंगे यहाँ से, तो dW इक्वल टू कितना हो जाएगा? dW इक्वल टू, यहाँ P की जगह पर आप F इंटू वी लगा सकते हैं, F इंटू वी लगा सकते हैं, और ये हो गया dt। तो इस तरह से यदि W इक्वल टू की बात करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन F dV dt, ये आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन FV ये dt, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1 हॉर्स पावर जो होती है, 1 हॉर्स पावर यानी से 1 HP भी लिखा जाता है, ये होता है 746 वाट। ये 746 यानी 746 वाट होती है 1 हॉर्स पावर ये। और 1 वाट में होता है वो क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट इक्वल टू होता है ये 1 वाट, इसे वाट को W से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू होता है, ये होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड यदि से अर्ग में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर 7 ये होता है आपके पास अर्ग्स पर सेकंड, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। और 1 हॉर्स पावर में यदि LVS के फॉर्म में लेना चाहें तब आपका क्या होगा? तो ये 1 HP इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 HP इक्वल टू, जो 1 HP इक्वल टू ये आपका होता है 550 फीट LVS पर सेकंड, LVS पर सेकंड ये होता है। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगे, क्वेश्चंस में ये क्या होंगे? यूज होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात करेंगे।
सेंट्रल फोर्सेज के बाद में फिर हम लोग जो बात करेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्सेज की बात करते हैं, तब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तब फिर यहाँ पर आते हैं। तो देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। सेंट्रल फोर्स इसको बोला जाता है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल, जब कोई भी पॉइंट, कोई भी फोर्स है आपके पास, कोई भी फोर्स है वो एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो या एक पॉइंट से दूर की ओर डायरेक्टेड हो। जैसे सपोज कर लीजिएगा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी ओर डायरेक्टेड हो, कोई भी फोर्स है ये इसकी ओर डायरेक्टेड हो, ऐसे हो, या फिर एक पॉइंट से दूर की ओर डायरेक्टेड हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉइंट से दूर की ओर भाग रहे हैं, ये इस तरह से हो। तो ये जो फोर्स होते हैं ये फोर्सेज कहलाते हैं सेंट्रल फोर्स। ये क्या कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, इलास्टिक फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और आपके पास कौन सा हो गया, और एक आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। देखिए कैसे, जैसे आपके पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यानी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है ये। अब अर्थ यहाँ पर कोई भी बॉडी यदि यहाँ से आती है तो ये नीचे की ओर इसे गिरती है, जैसा लग रहा है जैसे इसके सेंटर की ओर जाएगी। यदि इधर से भी कोई बॉडी जाती है तो ऐसे जाती है। क्योंकि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ये आसमान दिखाई दे रहा है, जहां पर आप खड़े हैं जैसे आपको ऐसे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है, तो ये पृथ्वी जैसे यहाँ खड़े तो ऐसे ये ऊपर लग रहा है, जो ये यहाँ नीचे खड़ा होगा इसको भी ऐसे ही ऊपर दिखाई देगा, ये ऐसे होगा। अब हम अपने रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, उल्टा है, लेकिन वो है इसी की ओर। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सेंटर की ओर सभी सेंट्रॉइड होते हैं, ये होते हैं। तो ये देखिएगा जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है? इस सेंटर की ओर लगता है। तो कैसा हो जाएगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो एक सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर ये सब लगता है ना भाई। वेट, भार किस क्या कहा जाता है? जैसे किसी भी बॉडी को, जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, वो अपनी ओर, अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स के साथ में उसे क्या करती है, खींचती है, वही आपका क्या होता है, उसका जो है भार होता है। वही बल आपका क्या हो जाता है? भार हो जाता है। ये आपने पढ़ा था। अब देखिएगा सेंट्रल फोर्स के बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। वो बात हम लोग करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों यहीं पर ले रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? जैसे एक पॉइंट आपने ले लिया, ये इनिशियल पॉइंट ले लिया आई, और आपको यहाँ एफ तक जाना है, आई से एफ तक जाना है। अब कोई भी फोर्स है, अब उस फोर्स के द्वारा चाहे तो ये पाथ जाए, चाहे आपके पास इस पाथ से जाएं, चाहे यहाँ से ऐसे जाएं, चाहे जहाँ से होकर के जाएं, लेकिन टोटल पर वर्क डन जो रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ये पाथ 3 हो गया, ये पाथ आपका 4 हो गया, सभी पाथ के द्वारा वर्क डन यदि सेम होगा तब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। यदि और एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ प्रयागराज में, है ना, जो प्रयागराज में हम रह रहे हैं और यहाँ से जो कोचिंग जाते हैं हम आनंद भवन के पास जाते हैं। अब कोई ऐसा हमको बस का है उसका टिकट मिल जाए कि आप कहीं भी घूम आइए, कहीं से भी होकर के जाइए, लेकिन अब जो जैसे पास ऐसा बन गया कि आप कहीं भी होकर के जाइए, वहाँ से वहाँ तक कहीं भी होकर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए झूसी से प्रयागराज जाना है, झूसी से आनंद भवन जाना है, प्रयागराज में ही है दोनों जगह, आनंद भवन जाना है। अब झूसी से आनंद भवन के लिए कैसे भी हो सकता है, पहले झूसी से बनारस निकल जाएं, बनारस होते हुए लखनऊ होते हुए, है ना, और फिर घूमते हुए इधर से तेलियरगंज होते हुए तब आए। एक ये हो जाता है, एक सीधा सा रास्ता है ना।
लेकिन वहां पर वर्क डन एक तरह से जो जेब पर खर्चा पड़ा वो क्या रहा, सेम रहा, अलग नहीं रहा। तो ऐसे जो वर्क डन है वो वर्क डन किसी भी पाथ के द्वारा पार्टिकल जाए इनिशियल से फाइनल स्टेट तक, लेकिन उस पर वर्क डन सेम हो, अलग अलग ना हो, तो उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। यानी यहां पर हमने ले लिया कि इंटीग्रेशन वर्क डन की बात करें तो इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास इनिशियल से लेकर के फाइनल स्टेट तक लिया, और एफ डॉट डी आर हो गया ये इक्वल टू इंटीग्रेशन आई से लेकर के एफ आपने ले लिया, आई से लेकर के ये एफ ले लिया, और ये भी आपने ले लिया एफ डॉट डी आर, ये आपने किससे ले लिया, ये ले लिया पाथ 1 के द्वारा, ये ले लिया आपने पाथ 2 पर ले लिया, इक्वल टू फिर आपने आई से लेकर के एफ, और ये ले लिया आपने एफ डॉट डी आर, और ये हो गया आपके पास पाथ 3 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चीज हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वर्क डन होता है वो प्रत्येक पाथ पर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब यहाँ पर एफ को जो कहा जाता है, एफ को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, यानी संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बल का जो सेंट्रल फोर्स होता है ये एक एग्जाम्पल होता है, सेंट्रल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या, सेंट्रल फोर्स, यानी जो केंद्रीय बल था वो एक एग्जाम्पल है। यानी जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे वो टोटल कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, ये माइंड में रखिएगा। कभी भी एग्जाम में इस बात को भी वो पूछ सकता है, कभी भी अपने एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर अब हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे जो एनर्जी हमने लिया, एनर्जी लिया है ना, जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। आइए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी इसका मतलब क्या होता है, ऊर्जा। यानी जो कार्य करने की क्षमता है, किसी के भी कार्य करने की क्षमता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। अब देखिएगा कार्य करने की क्षमता जो होती है किसके कारण, कभी ये पोजीशन के कारण हो जाती है तो कभी किसके कारण हो जाती है, ये मोशन के कारण भी हो सकती है, दोनों के कारण हो सकती है। तो इस तरह से जो स्थितियां होंगी आपकी दो तरह की ये हो जाएगी, एक हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो मोशन के कारण होगी, और एक हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा जो पोजीशन के कारण होगी, जो पोजीशन के कारण होगी। चलिए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी पर बात, ये एनर्जी पर हमने कहा। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसे क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा बोला जाता है, गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी इसकी v है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। कितनी होती है, हाफ mv² होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। यानी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल में उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब यहीं पर देखिएगा एक वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग, यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि यदि यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा कोई भी पार्टिकल था, कोई भी पार्टिकल था, m मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है। अब u है तो या तो इससे बढ़े वेलोसिटी या घटे, बढ़ेगी या घटेगी कब हो सकती है, जब इस पर कोई फोर्स लगे। जब इसके अपोजिट, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स तो घटेगी, और यदि उसी डायरेक्शन में लगेगा तो बढ़ेगी। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं, जैसे साइकिल से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगता है, फोर्स लगाते हैं आप ब्रेक से, है ना। चलिए तो इसी तरह से यहाँ पर मान ली u है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो हमने ले ली वही पार्टिकल है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होकर के ये v हो जाती है, इंक्रीज करके v हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हाफ mu², यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अब कितना अंतर आया दोनों में, तो ये हाफ mv² में से हाफ mu² घटा दें तो यही अंतर आता है। और यदि v बढ़ाता तो इतना, इसका मतलब इस बॉडी पर कार्य किया गया होगा, इस बॉडी पर
इस दोनों के अंतर के बराबर कार्य किया गया होगा, तो यही होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, या आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू, यहाँ पर इसमें हम लोग बात करते हैं, ये होगा आपके पास वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये जो डब्लू वर्क डन हो गया है ना, किस पर किया जा रहा है, ये किसी बॉडी पर किया जा रहा है जो यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और उसी के डायरेक्शन में कर दिया, तब उसकी जाकर के वेलोसिटी इंक्रीज होकर के क्या हो गई है, वी हो गई है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी हो गई। यहीं पर देखिएगा यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यहीं पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो एक चीज अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये m इक्वल टू, जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई बॉडी है, ये नीचे जो काम करेगा इस पर g काम करेगा, g काम करेगा। तो एक तरह से यहाँ पर देखेंगे ये g काम करेगा तो इसका जो वेट होगा वो mg नीचे की ओर काम करेगा। हमने मान लिया h हाइट है ये, तो इस पर वर्क डन कितना हो जाएगा, वेट ये हो गया, हाइट ये होगी, तो mg h के बराबर हो जाएगा ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जो हो जाता है ये हो जाता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है वो क्या हो जाता है, mgh होता है। अब जब इसकी हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी बॉडी की ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, सेम, वो जो है दोनों का जो सम कर दिया जाए यानी योग कर दिया जाए तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यांत्रिक ऊर्जा ये कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये होती है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस, और ये आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये हमेशा रहती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आपको याद रखना है, ये कांस्टेंट रहती है। अब देखिएगा यहीं पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, इम्पल्स पर बात करते हैं। यहीं पर हम लोग जो बात करते हैं इम्पल्स पर बात करते हैं, यानी बल का आवेग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इम्पल्स यानी बल का आवेग या बल आवेग भी बोला जाता है इसे, इम्पल्स। इम्पल्स में क्या होता है, जब कोई फोर्स ले लिया वो बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए, अत्यंत छोटे स्मॉल टाइम के लिए लगाया जाता है, तब उसे कहा जाता है इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है ये क्या होता है, हमने बताया कि कोई एफ है आपके पास, ये फोर्स है, ये एफ है, ये फोर्स है, और ये टी टाइम हो गया, और हम कहेंगे वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। टी हमने जो ले लिया वो कैसा ले लिया, बहुत छोटा टाइम ले लिया, इसके लिए लगाया जाता है। तब जो इम्पल्स आई होता है वो किसके बराबर होता है, एफ इंटू टी। तब ये इम्पल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ इंटू टी के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी। एफ को यदि लेना चाहें तो हम डी पी अपॉन डी टी भी कर सकते हैं। एफ को यदि आप लिखना चाहें तो डी पी अपॉन डी टी कर सकते हैं, तो आप इसे डी पी अपॉन डी टी कर दीजिए। तो आई इक्वल टू, इसे आप करना चाहें, इसे आई करना चाहें तो, या आई इक्वल टू एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, टी टाइम में यदि इसे और शॉर्ट के लिए लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू, ये लिख सकते हैं एफ डी टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो आई इक्वल टू एकदम इसे इस इंटीग्रेशन में फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसे डी पी अपॉन डी टी। क्यों, ये आपका न्यूटन्स आपने किस में पढ़ा था, सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में एफ इक्वल टू एम में जो लिया था, यहाँ पर ये संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये संवेग परिवर्तन है। यहाँ पर जो पी हो रहा है, ये पी आपका क्या हो रहा है, संवेग यानी मोमेंटम है, ये मोमेंटम है ये। अब यहाँ पर ये डी टी था, डी टी हो गया, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी पी। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो जो डी पी, जो मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है,
इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास mv1 और माइनस के हो जाएगा v और u हमने लिया है शायद स्टार्टिंग में, तो यही ले लेते हैं। ये mv माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा, mv माइनस mu हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका और लिखना चाहें तो आप I इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू m बाहर ले लें और ये होगा v माइनस यू। यहाँ पर v है, ये आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी आपने लिख दिया, और जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग और भी बात करेंगे, बल्कि नोट में लिख लीजिएगा, सेंट्रल फोर्स जो होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, सेंट्रल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा लिख लीजिएगा, द वर्क डन around a closed loop in conservative force field is always zero, is always zero। कभी ये पूछे नहीं गए इन दोनों चीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, तैयार तो रखे ये तो वही ज़्यादा अच्छा है, तैयार रखे रहिए वही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ये ध्यान से आपको देखना है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में आपका क्या होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में यानी संवेग संरक्षण के नियम में, इसमें यदि जैसे दो बॉडी एक दूसरे से टकरा सकते हैं, एक सिस्टम होगा, कोई भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम का जो आप कहिए कि जो टोटल आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, रिजर्व रहता है ना, यानी कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है यानी कांस्टेंट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे तो लिखेंगे मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर लिख लेंगे, बल्कि आप लिख लीजिएगा, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम is always conserved या इसे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कंजर्व्ड या कांस्टेंट एक ही बात है, कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या यहाँ पर एन एक्सटर्नल और फोर्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे अब आपसे कहा जाए कि दो पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम में क्या बन गया, ये दो पार्टिकल बन गए, दो पार्टिकल हो गए सिस्टम में। अब इन दोनों पार्टिकल के साथ जो जो घटित होगा, तो अब दो पार्टिकल बन गए, मान लीजिए एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल ये है, दो पार्टिकल बने और एक दूसरे से टकराए, उसके बाद उसकी एनर्जी कितनी है, दूसरे की एनर्जी कितनी है, चलिए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर फर्स्ट एक हमने ये ले लिया कि एक पार्टिकल है आपके पास, ये आपने ले लिया, और ये पार्टिकल आपने जो ले लिया m1 मास का पार्टिकल ले लिया, और दूसरा जो पार्टिकल ले लिया आपने ये ले लिया m2 मास का पार्टिकल ले लिया। इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये u1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, ये u2 है। अब ये दोनों क्या होते हैं, दोनों यानी ये भी इधर चल रहा था, ये भी इधर चल रहा था, यहाँ पर जा कर के ये दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद में फिर क्या होता है कि जो ये m1 था इसकी वेलोसिटी आपकी v1 हो गई, और जो m2 था इसकी वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, v2 हो गई, v2 हो गई इसकी वेलोसिटी। तब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, तब
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपका क्या होता है, यानी जो इसका संवेग होगा टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1u1, टकराने से पहले संवेग m1u1 इसका था और m2u2 इसका था, इक्वल टू टकराने के बाद इसका संवेग कितना है, m1v1 है और प्लस ये हो गया m2v2। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें कोई काम कर नहीं रहा है दोनों पर, ये दोनों ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं वो। तो एक तो आपके पास ये हो गया। दूसरा अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दूसरा अब हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हमने सपोज कर लीजिएगा सेकंड में ये मान लिया कि ये हमारे पास एक m1 मास का जो पार्टिकल था ये u वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा था, m2 मास का पार्टिकल था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब ये जा करके यहाँ से इससे टकरा गया, यहाँ से जा करके इससे क्या हो गया, ये टकरा गया, ये टकरा गया। इसके बाद हमने मान लिया कि m1 मास की जो वेलोसिटी है वो v1 मान ली और m2 मास की जो वेलोसिटी है वो आपने v2 मान ली। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका टकराने से पहले संवेग कितना होगा, ये हो जाएगा m1u और प्लस इसका संवेग हो जाएगा 0 और इक्वल टू ये हो जाएगा m1v1 और प्लस हो जाएगा m2v2। इस तरह से लिखना चाहें तो ये m1u इक्वल टू हो जाएगा m1v1 और प्लस हो जाएगा m2v2। यदि इसमें से कुछ वैल्यूज दे देगा, कुछ निकलवाएगा तो आप इस तरह से निकलवा सकते हैं, यानी सभी एक वैल्यू निकलवाएगा बाकी की सबको दे देगा, तो आप इस तरह से निकलवा सकते हैं। अब एक केस क्या होता है कि जैसे दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल जाकर के क्या हो, एक दूसरे से चिपक जाएं, दो पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाए, चिपक जाएं। जैसे एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, दोनों कंबाइंड हो गए फिर आगे चले गए। आइए तो उसके लिए आपका क्या होता है, केस थर्ड पर हम लोग बात करते हैं, केस थर्ड पर बात करते हैं। इसमें हमने आपसे ये कहा है कि दो आपके पास पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल आपने ये ले लिया, इसका मास आपने ले लिया m1 है और वेलोसिटी ले ली u1 है। दूसरा पार्टिकल आपने ये ले लिया, मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। अब ये दोनों हुए और ये यहाँ पर आके टकराए, टकराने के बाद में ये दोनों मिल गए, एक हो गए। तो जो मास इसका हो गया वो मास जो हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, या कैपिटल M से हम डिनोट कर दे रहे हैं, कैपिटल M से हम डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ये कैपिटल M हो गया और इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम यही होगा, और इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। यदि यहाँ से इस v की वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 और अपॉन हो जाएगा कैपिटल M। और कैपिटल M की वैल्यू वैसे आपको मालूम है, यही वैल्यू यदि आप और लिखना चाहेंगे तो v इक्वल टू ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। कैपिटल M की वैल्यू है वो कितनी है, m1 प्लस m2 है, चूंकि ये दोनों जुड़ करके एक हो गया था। आइए अगले नंबर पर अब हम लोग बात करते हैं, अगले नंबर पर बात करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है कोई, इसका मास कैपिटल M ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, u ले लिया, इसकी वेलोसिटी इसकी हमने क्या ले ली, u ले ली। चलिए अब क्या होता है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक इसका हो गया m1 और वेलोसिटी हमने मान ली v1 से चलने लगता है, एक हो गया आपका m2 और इस दूसरे पार्ट की वेलोसिटी v2 हो गई। तो इसके लिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कैपिटल mu इक्वल टू m1 v1 और प्लस हो जाएगा m2 v2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जैसी जैसी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक चीज और ले लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई बंदूक है, सपोज कर लीजिएगा ये हमारे पास ये कोई हमने बंदूक ले ली और बंदूक में से जो ये है हमारे पास ये गोली निकल रही है बंदूक से, ये बंदूक से हमारे पास क्या है, गोली निकल रही है। यहाँ पर हमने मास इसका जो मान लिया ये m मान लिया और वेलोसिटी जो हमने ले ली वो क्या ले ली, v ले ली, या कुछ और ले लीजिए, v ले ली। चलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, अब जब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जब ये हमारे पास बंदूक इस पर ये लगाती है फोर्स, तो ये भी क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो यहाँ पर इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी यानी पीछे हटने की वेलोसिटी जो होगी वो हमने ले लिया रिकॉइल वेलोसिटी, ये हमने क्या ले लिया, कैपिटल V ले लिया।
और इसका मास जो ले लिया हमने पूरे का कैपिटल M ले लिया, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V इक्वल टू होगा M इंटू V, ये होगा, है ना। ये चीज़ें भी आपकी ध्यान रखिएगा, यूज हो सकता है। और एक चीज़ और बात रखना है कि जो 1 टन की वैल्यू होती है उसे भी नोट कर लीजिएगा। जो 1 टन होता है वो 2240 पाउंड्स होते हैं। 1 टन में जो होते हैं वो 2240 पाउंड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये 1 टन में होते हैं, ये 2240 पाउंड्स होते हैं, निकाला गया है कैलकुलेट करके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट करके ये निकाला गया है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे।